तो डियर बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो आपके क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 था सॉल्यूशंस, उसके सारे फॉर्मूलेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। वो सारे स्लाइड्स में आपके पास थे। आज जैसा मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ उस सॉल्यूशंस चैप्टर के की पॉइंट्स एंड जो डिफरेंसेस हैं वो आपको रिव्यू करेंगे। हम आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट्स आपको जो डेफिनेशंस हैं वो रिवाइज करवाएंगे। इसमें कुछ आपके ग्राफ्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि उस वीडियो में हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे। उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। और इसके बाद ये सारा की पॉइंट्स और डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस आपके साथ ऑनलाइन पूरा आपके साथ करेंगे और शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मोलरिटी, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम लोग पिछले में पढ़ चुके हैं। यूनिट इसकी मोल पर लीटर होती है मोलरिटी की। नॉर्म मोलरिटी मोलरिटी भी पढ़ चुके हैं। ये मोलरिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है अपॉन जो वेट ऑफ द सॉल्वेंट होता है वो आपका केजी में होता है, मोल पर केजी। नॉर्मलिटी भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट यूज करते हैं, खाली ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जैसा कि बताया था, रेशियो होता है। अगर हमारे पास 2 या 3 हमारे पास कंपोनेंट है तो उस कंपोनेंट में जो जिसका निकालना होता है मोल फ्रैक्शन उसको लिखते हैं अपॉन टोटल से डिवाइड कर देते हैं। ये यूनिट लेस होता है, इसका रेशियो है, उसकी कोई यूनिट होती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि जो आपका सोल्यूट जो होता है, किसी सॉल्यूशन में आपने एक सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन है, इसमें आपने सॉल्यूट को ऐड करा और इसमें आप उसको सोल्यूट को तब तक मिक्स करते हैं जब तक कि ये इसमें मिक्सिंग होती रहती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सोल्यूट मिक्स होना बंद हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो आपका सॉल्यूशन कैसा रहता है? सैचुरेटेड कहलाता है एट ए गिवन टेम्परेचर। अब आपके फैक्टर्स जो होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है लाइक डिजॉल्व इन लाइक, लाइक डिजॉल्व इन लाइक। जैसे कि हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर को हम बोलते हैं H प्लस OH माइनस है, तो अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्यूट जो है आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। इसीलिए जैसे नॉन पोलर है, जैसे हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया जो कि नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, तो इसीलिए इसको बोला गया लाइक डिसॉल्व इन लाइक। सेकंड इज टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी हमेशा टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक होता है कि कोई सॉल्यूट है, सॉलिड है, उसको आपको सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होती है इंक्रीज होती है फॉर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? अगर हमने कोई सॉल्यूट लिया प्लस सॉल्वेंट है, उसको हमने हीट दी, ऐड करी, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बना। तो इस केस में आपकी एंडोथर्मिक होती है क्योंकि हीट इसको ऐड करी जा रही दी जा रही है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के साथ टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है? डेल्टा H निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो अगर हमने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सर लिया, हमने यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये लिया और इससे हमने सॉल्यूशन बनाया और प्लस यहाँ पे हीट ऐड करी आके, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा H होती है, ऐड हो गया। और उस केस में आपकी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये आपकी सॉल्युबिलिटी जो इंक्रीज कर रही है, किसके लिए इंक्रीज कर रही है? एंडोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन होगी, अगर मैं बोलूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उस केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट की सॉल्वेंट में डिक्रीज होती है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। प्रेशर का सॉल्यूट जो होते हैं उसमें डिपेंड नहीं करता है क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए कुछ ज्यादा इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। बच्चों नेक्स्ट आता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है
द मास ऑफ ए गैस, कोई गैस उसका मास है, अगर उसको डिसॉल्व करें, डिसॉल्व इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया अगर, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर अप्लाइड। तो इसका मतलब होता है कि अगर सॉलिबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होती है इस प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। ये आपका हेनरी लॉ कहता है। अगर दूसरी भाषा में हम आपको बताना चाहें कि ये क्या होता है, तो इसमें होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस, बेसिकली क्या होता है, वेपर फेस आती है, इसमें क्या आती है, वेपर फेस। तो पार्शियल प्रेशर of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas। तो मतलब अगर हम कह दें कि ये जीटा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के बराबर होता है, जहां पे जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो P इक्वल टू के एच और जीटा आ जाता है, जहां पे के एच जो है वो हेनरी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि कोई मास है, उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन जो एक्चुअल आपको एग्जाम में जो लिखना होगा, नोट कर लें, जो एग्जाम में डिफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ये होती है कि इट कैन बी आल्सो सेड दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ये दिया हुआ है आपका, पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेपर फेज पे, नॉट सॉल्यूशन, वेपर फेज में इस प्रपोर्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको फॉर्मूले में बताया था कि जो यहाँ मोल फ्रैक्शन होते हैं ये आपके गैस के, गैस गैस इन सोल्यूशन, और के जो है हेनरी कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसमें ग्राफ कैसे हो जाएगा, y बराबर mx होता है, और y बराबर mx का फॉर्मूला जो ग्राफ खींचते हैं तो कैसा होता है, अगर ये y है, ये x है, ये स्लोप है, स्लोप क्या होता है, m होता है, दैट इज टेन थीटा होता है, इसको ये थीटा बोलते हैं अगर। तो ये ग्राफ आपको देखिए बनाया हुआ है, जहां पे kh जो है स्लोप की तरह है, वो हेनरी कांस्टेंट कहलाता है, ये कांस्टेंट आपको दिया होता है। तो ये पार्शियल प्रेशर इक्वल टू kh इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है, क्वेश्चंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि जो हेनरी कांस्टेंट है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी को घटाएंगे तो केएच बढ़ेगा, या केएच को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आप देख लीजिएगा, हमने आपको दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने स्पेशली इसके लिए स्लाइड बनाई थी आपके लिए वीडियो की, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम फॉर्मूला में शेयर नहीं कर पाए थे। कहता है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, CO2 इन सोडा वाटर, जैसा कि हमने आपको बताया था कार्बोनेटेड ड्रिंक में ये हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, CO2 क्या है, गैस है, तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड हो रही है, सॉल्वेंट जो आपका वाटर है इसमें आप कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसा बताया था कि ये हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर पे सील करी जाती है, लेकिन ये कब सस्टेन करती है, कि टेम्परेचर लो हो, हाई टेम्परेचर पे ये सस्टेनेबल नहीं होती है। इसके लिए हमेशा क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर आपका लो है तो सॉल्युबिलिटी जो आपकी गैस की होगी ओवर लिक्विड जो होगी वो अच्छी होती है। इसीलिए कभी कभी एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी आता है कि जो आपके एक्वेटिक आपके जो होते हैं, जीव जंतु होते हैं पानी में रहने वाले, वो गर्मी की अपेक्षा ठंडक में ज्यादा अच्छा सस्टेन करते हैं, क्योंकि वो सिंपल वही चीज है कि टेम्परेचर जब आपका कम होगा तो ऑक्सीजन को अच्छी मिलती है, तो वो सस्टेन कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। ये पॉइंट्स आपके अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, लेकिन चूंकि मेरे को पूरा इसमें रिव्यू करना था, डिस्कस करना था, तो आपको पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड इन टैंक्स यूज्ड टू स्कूबा, स्कूबा डाइवर मतलब जो आपको देखा होगा समुद्र वगैरह में मशीन लगा के ऑक्सीजन लगा के जंप करते हैं उसमें पानी में, तो नीचे जाते हैं पानी के अंदर, तो वहाँ क्या होता है, प्रेशर बहुत नीचे जाते हैं तो हाइट बढ़ जाती है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है तो प्रेशर के लिए वो बेसिकली नाइट्रोजन को यूज करते हैं, और ये हीलियम है और ऑक्सीजन है। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, तो नाइट्रोजन भी इसको डालते हैं, नाइट्रोजन वैसे इनर्ट होती है लेकिन फिर भी ये थोड़ा ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, तो अंदर वो जब रहते हैं तो उनके उस टाइम तो ठीक होता है, लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आते हैं तो उनमें से गैस क्या होता है, थोड़ी सी रिलीज होती है, क्योंकि ब्लड के साथ मिक्स होती है, तो उसके बाद उनको बेंड
बहुत दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, जिसको हम बेंड्स कहते हैं, BENDS, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। ये प्रॉब्लम होती है जो स्कूबा डाइवर जब पानी से बाहर आते हैं, इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, हीलियम हीलियम को मिक्स कर देते हैं। ये भी एक इनर्ट होती है और ये ब्लड के साथ मिक्स नहीं होती है, ये लेस सोल्यूबल होती है। हीलियम जो होती है वो लेस सोल्यूबल होती है ब्लड में, इसलिए हम इसको मिक्स कर देते हैं, तो जो बेंडिंग की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। एट हाई एल्टीट्यूड, काफी ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स इन क्लाइंबर्स कॉज एनोक्सिया। अगर हाइट पे जाते हैं तो क्लाइंबर जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उन्हें एनोक्सिया फील होता है, मतलब उनको थिंकिंग में, सोचने में उन्हें दिक्कत होती है, क्लियरली सोच नहीं पाते हैं, डिजनेस उन्हें आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेसिकली इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे या हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर जिसकी बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो ऑक्सीजन का इन एयर इज मच लेस, क्या होता है, हाइट पे मच लेस हो जाता है। तो जैसा कि बताया था कि प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर होती है। अगर ये बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, आपकी डिसॉल्व होती है लिक्विड में। तो यहाँ ब्लड है हमारा, तो ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो पाती है, इसलिए हमें एनोक्सिया फील होता है। ये हेनरी ला के एप्लीकेशन थे। अब हेनरी ला के कुछ लिमिटेशंस है, कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस में क्या कहता है, लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन प्रेशर ऑफ, बहुत ज्यादा भी प्रेशर नहीं होना चाहिए या टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। फिर है द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, कह रहा है कि जैसे गैस इनिशियल स्टेज में है वैसे होना चाहिए, मतलब वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। पता लगा पहला एक उसका मॉलिक्यूल लिए था, बाद में आयनों में दो में टूट गया, या दो लिए थे बाद में एसोसिएट होके एक में जुड़ गया वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं कि द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो यहाँ पे देखिए डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब गैस को, NH3 गैस को वाटर में घोला गया, तो किस में टूट जा रहा है, NH4 प्लस OH माइनस में। तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये डिसोल्यूशन कहता है क्या हेनरी लॉ को फॉलो करेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आयनों में टूट गया वो, ये नहीं होना चाहिए। अब एक डेफिनेशन आती है कि वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को आपने देखा होगा, हम लोगों ने पीछे वहां पे राउल्स लॉ में भी लिखा था ना कि वेपर प्रेशर ऑफ द किसी कंपोनेंट का ए का होता है, प्योर स्टेट में ए होता है और जीटा इसके बराबर कर रहे थे। तो ये मोल फ्रैक्शन था, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का था, और ये पीए जो था वो आपका कोई सोल्यूशन में था, या तो सॉलिड या लिक्विड जो मिक्स करा गया है। अब इसमें वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर किस चीज का होता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, वेपर्स होती हैं, आपने किसी लिक्विड को यहाँ पे गर्म करा तो आपने देखा तो भाप ऊपर वेपर्स वेपर्स ड्रॉपलेट से आती हैं। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर्स ओवर ए लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टार्ट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वहां पे बराबर हो जाता है। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, जितनी वेपर्स वो बनी ओवर लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम आ गया कि अब जितनी भी यहाँ पे लिक्विड था, आपने इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, ये ऊपर वेपर्स आ रही हैं, तो अब जितनी यहाँ से ऊपर इवेपोरेट वेपर बनेंगी वो उतनी ही कंडेंस होकर ड्रॉप नीचे गिर जाएंगी। तो मतलब इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आता है कि ना जितना आपने ऊपर गया भाप ड्रॉप बनी, उतनी ही ड्रॉप इसमें नीचे गिर गई यहाँ के पानी की ड्रॉप की तरह, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपने इसको कर रहे हैं। अब वेपर प्रेशर जो होता है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, एक रहता है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड्स हैविंग वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वोलेटाइल एंड पजेस हाई वेपर। क्या इसकी मीनिंग है, इसकी मीनिंग ये है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, अगर मैंने कहा एक एक एटम ये लिया, इसका मॉलिक्यूल बना, तो इसमें जो ए और बी के बीच में अगर हाई इंटरमोलिकुलर है तो इसको तोड़ना आसान नहीं होगा, तो इसकी वेपर्स क्यों होंगी, कम बनेंगी। इसके लिए हमें सेम जो प्योर स्टेट में है उसके बराबर हमें वेपर प्रेशर लाने के लिए टेम्परेचर हमें क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि फोर्सेस ऑफ वोलेटाइल एंड पजेस हाई वेपर प्रेशर। तो और अगर वीक इंटर है, अगर हमने एक बॉन्ड बनाया, ये क्या है, बॉन्ड वीक है, तो वीक होने पे क्या होगा, हमने कोई यहाँ पे लिया सॉल्यूशन लिया, इसको हीट करा, तो इसकी वेपर्स क्या होंगी, जल्दी बनेगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर बॉन्ड वीक है तो वेपर्स ज्यादा बन जाएंगी।
और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर क्या होता है, वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को हमने आपको उसमें भी बताया था कि ये राउल्स लॉ क्या होता है। इसमें बताया था कि इसमें अब चूंकि डेफिनेशन से हमने बताया था, आपसे कनेक्ट किया था, तो लिखी हुई है वो, तो सिंपल आपसे रीड कर देता हूँ। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल बेसिकली राउल्स लॉ दो के लिए क्या था, एक नॉन वोलेटाइल और दूसरा वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाता है। यहाँ पे भी सोल्यूट होता है, लेकिन ये किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये किस में फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो राउल्स लॉ दो के लिए था, नोटेड डाउन कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और वोलेटाइल सोल्यूट तो होते हैं, इनके लिए होता है। तो यही लिखा है वोलेटाइल सोल्यूट है, तो यहाँ पे हमने लिक्विड लिख दिया है, तो वोलेटाइल है वो। तो फॉर ए सॉल्यूशन वोलेटाइल के अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन प्रोपोर्शन। तो ये बताया था आपको कि पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आते हैं, ये हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पी ए नॉट। ये पी ए नॉट क्या होता है, प्योर स्टेट में किसी भी कंपोनेंट का प्योर, उसमें मिक्स नहीं किया गया, उसका प्रेशर प्रेशर होता है ये वेपर प्रेशर। अब कंपोनेंट बी का ये है। अब जैसा कि मैं डाल्टन साहब बताया था, पार्शियल प्रेशर अगर दो के लिए पार्शियल वेपर एक का, पार्शियल वेपर प्रेशर टू का है, तो टोटल प्रेशर क्या होता है, P1 प्लस P2 जाता है, तो उसी को ऐड कर दिया है, ये यहाँ पे कर दिया है कि ये फॉर्मूला आ गया है इसका, यहाँ पे P इक्वल टू PA प्लस PB, ये फॉर्मूला है, ये टोटल प्रेशर है इसका। नेक्स्ट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल। अब राउल्स लॉ किसके लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए। नॉन वोलेटाइल के लिए क्या होता है कि सॉल्यूट है, उसको मिक्स कर रहे हैं, तो अब आपको पता है कि नॉन वोलेटाइल है, तो वहां पे जो सॉल्वेंट होगा उसी का तो वेपर प्रेशर होगा। जो सॉल्वेंट होगा वेपर प्रेशर किसका होगा, उसी का होगा। तो अगर मैं सॉल्वेंट बोलूं या सोल्यूशन बोलूं तो वेपर प्रेशर किसका है, उसी का हुआ, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में कौन था, सॉल्वेंट था, सॉल्यूट तो था नहीं। तो जो सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड का तो कोई वेपर प्रेशर होता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड क्या है, जीरो। तो वेपर यहाँ पे देखिए अगर करेंगे सोल्यूशन क्या होता है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, तो जीरो कर दिया तो इसके बराबर हो गया, ये लिखा हुआ है। तो वही चीज यहाँ डिफिनेशन में लिख दी गई, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर सॉल्वेंट प्योर स्टेट एंड इस मोल फ्रैक्शन। ये जो लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, सॉल्वेंट के। और जो सॉल्वेंट का प्रेशर होता है, तो प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के, और ये प्योर स्टेट में हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी को राउल्स लॉ के बाद दूसरी डेफिनेशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। फॉर्मूला में हमें बताया था इक्वल टू 1 होता है, तो सॉल्वेंट का ये हो जाएगा, P बराबर P नॉट, सॉल्वेंट की जगह हम मोल फ्रैक्शन की जगह सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन रखेंगे, तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। तो आपने राउल्स लॉ में देखा होगा, इसको तो क्या होते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये डिवाइड कर देते हैं P नॉट से प्योर स्टेट से, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ये इसके बराबर होता है। तो ये भी फॉर्मूला इसमें आ जाता है। या तो हम क्वेश्चन में कभी कभी सॉल्वेंट की फॉर्म में दे देता है, या सॉल्यूट का होता है। और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का आपको बताया था क्या होता है, n अपॉन n प्लस n, ये मोल फ्रैक्शन होता है। ये किसका होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। तो ये आपका इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, क्योंकि वहां पे हम लिखा चुके थे, इसलिए यहाँ पे ये बता रहा हूँ। हमने बताया था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब राउल्स लॉ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान से देखना है इसको, कि राउल्स लॉ ने कहा था कि दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। जो सॉल्यूशन ओबे करते हैं राउल्स लॉ को, राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। वो क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एट ऑल कंसंट्रेशन इन ऑल टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पे कहलाते हैं। तो ये राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। बेसिकली राउल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो उसमें हीट इवॉल्व होगी, ना उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब ये हुआ, एंथैल्पी डेल्टा एच, हीट जिसको हम बोलते हैं ना, एक्सोथर्मिक नेगेटिव आता है, डेल्टा एच पॉजिटिव आता है। तो कोई भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होगी। वॉल्यूम मिक्सचर मतलब हमने अगर इनिशियली वन वॉल्यूम लिया, दूसरा वन वॉल्यूम लिया, तो इनिशियली अगर ये 1+2 है, तो फाइनली भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा। मतलब अगर मिलीलीटर है, लीटर है, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंजेस नहीं होते। और फॉर्मूला आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू प्योर स्टेट ऑफ द कंपोनेंट वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बराबर हो। तो दो कंपोनेंट है, दो हो गया,
बाइनरी सोल्यूशन है। The force of attraction between A and BB is nearly equal to AB। सपोज हमने एक एटम A लिया और एक B लिया, या एक मॉलिक्यूल A लिया, ये BB लिया, इससे हमने इनको सोल्यूशन में बनाया। सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो अगर हमने A और BB लिया, इससे हमने A B बनाया, तो जो बॉन्ड इनके बीच में बनना है इंडिविजुअल कंपोनेंट के बीच में, और दोनों को मिलाकर जो बॉन्ड बना रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होता है। ये इक्वल होता है, यही राउल्स लॉ कहता है। इसी को कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। इसी को क्या कहते हैं, आइडियल सोल्यूशन। सम एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन है, ये आप देख लीजिएगा, इसको आप लर्न भी कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा कि क्या होता है। कि एन हेक्सेन है और एन हेप्टेन है, इनके बीच में देखिए दोनों क्या होता है, हेक्सेन होता है। तो आपने अगर पढ़ा होगा हेक्सेन क्या होता है, ये आईयूपीएसी वगैरह में मेथ है तो ब्यूट पेंट हेक्सेन होता है। तो इसमें आप क्या हो जाएगा, CS3 CS2 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 CS3। तो मेथ है तो ब्यूट पेंट हेक्स, ये हेक्सेन में आता है, तो एन हेक्सेन बोलते हैं। तो सिंपल है, एन हेप्टेन है तो इनके बीच में सेम बॉन्डिंग रहती है, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड। इथाइल ब्रोमाइड मतलब CS3 CS2Br। ये देखिए करीब करीब देखने में कैसे सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये अगर इसकी बात करें। बेंजीन, टॉलुइन। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन ऐसे लिखते हैं, या इसको ऐसे भी बॉन्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ये, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और टॉलुइन क्या होता है, टॉलुइन में क्या होता है, टॉलुइन में आप बेंजीन की रिंग बनाए, उसके ऊपर CS3 ऐड कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टॉलुइन। इसको टॉलुइन बोलते हैं। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, सेम वही क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन अगर बोले तो फिर से वही बेंजीन लिया, इसके ऊपर Cl कर दिया, और ब्रोमोबेंजीन लिया तो हमने इसके ऊपर ये Br लगा दिया, ये ब्रोमोबेंजीन और ये क्लोरोबेंजीन। अब ग्राफ फॉर आइडियल, ये इंपॉर्टेंट अब आया है ग्राफ, जो कि हम फॉर्मूला में डिस्कस नहीं कर रहे, जिसके लिए मैंने पहले आपसे स्टार्टिंग की वीडियो में डिस्कस किया था, ये इसके लिए हमने बनाया है। ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं, जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउल्स लॉ क्या होता है कि डेल्टा H हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, डेल्टा B जीरो होता है, और जो बॉन्ड होते हैं वो इक्वल, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जो होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो इनिशियल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होता है और बाद में जो मिलके बनता है दोनों सॉल्वेंट और सॉलिड से मिलके, तो उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर होती है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, ये ग्राफ देख बच्चों को देखने में बहुत टफ लगता है, कुछ भी नहीं है, सिंपल वेपर प्रेशर दिया हुआ है एक साइड में ए का, और एक साइड में दिया है बी का, नॉट लगा हुआ है ये, तो ये प्योर स्टेट में है, प्योर स्टेट में ये क्या है, प्योर स्टेट में बी का है, ये प्योर स्टेट में ए का है, सिंपल है। और नीचे मोल फ्रैक्शन दिया है, मोल फ्रैक्शन आपको बताया था ना कि सोल्यूट का होगा तो ये कर देंगे, और अगर सॉल्वेंट का होता है तो कैपिटल N अपॉन N+N, टोटल से डिवाइड करते हैं, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, बाकी डिवाइड टोटल से कर देते हैं। ये आपका PA नॉट जो बताया था ये होता है, PB का ये होता है, ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, ऐड करते हैं। अब यहाँ पे जीटा ए होता है तो आपको जीटा फिर से होगा कि क्या होता है, जीटा ए प्लस जीटा बी। मोल फ्रैक्शन किसी भी सोल्यूशन में हमेशा इक्वल वन होता है, तो यहाँ एक्स ए की जगह 1 - x बी रख दिया, तो प्रेशर क्या आ गया, PB माइनस PA और PA। तो यही ग्राफ बनाया PB माइनस PA और XB का। अब यहाँ पे अगर एक्स ए नॉट बराबर 1 रख देंगे, तो ये 1 है तो एक्स बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस है। एक्स पी नॉट बराबर 1 रख देंगे तो एक्स सी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मोर प्योर वो है और यहाँ पे प्योर ए है, एक्स बी यहाँ पे जीरो है। सिंपल है ये, इसमें कोई कुछ भी समझने वाला ऐसा नहीं है, बस ग्राफ होता है कि ये पीए है और कैसे जा रहा है, ये 1 से ये पीए तक जा रहा है, ये यहाँ से जीरो से पीबी तक जा रहा है। क्या होता है, इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये जीरो हो जाती है, तो एक की वैल्यू उसके बराबर हो जाती है, सिंपल है ये। मेरे ख्याल से इसको आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये अगर किसी कंपोनेंट ए का है और ये कंपोनेंट बी का है, तो ये टोटल जो आता है इन दोनों को मिक्स कर देते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, तो ये टोटल आपका प्रेशर आ जाता है पीए प्लस पीबी। नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल सोल्यूशन जब भी आएगा तो ए, ये आप ग्राफ को ऐसे भी बना सकते थे, अगर यहाँ पे पीए नॉट माइनस पीबी नॉट हो जाता तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता, ये ऊपर पॉइंट हो जाता और ये नीचे पॉइंट हो जाता, ये नीचे पीबी वाला पॉइंट नीचे आता है, क्योंकि यहाँ देखिए पीबी इज ग्रेटर देन पीए है, तो इसलिए ये पीबी ऊपर है। अगर आपका पीए ज्यादा होता तो ये ग्राफ जैसे, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि आपने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू एक्स की रखी है, बाद में अगर आप एक्सपी की रख देंगे तो वहां पे ये पीए नॉट माइनस पीबी नॉट हो जाएगा।
नॉन आइडियल सोल्यूशन जो ओबे नहीं करेंगे, जो फॉलो नहीं करेंगे, किसको नहीं करेंगे, राउल्स लॉ को जो फॉलो, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब उनके लिए ये वैल्यू बराबर नहीं होती है। देखिए इक्वल टू ये लिखा है ना, तो इसके मतलब बराबर नहीं है, ये मतलब वहां पे होगा कुछ चेंजेस होंगे, वॉल्यूम आपका बराबर नहीं होगा। अभी आपको जब न्यूमेरिकल्स आगे करवाऊंगा, आपको आपको सोल्यूशन आपको सामने करवाऊंगा, तो आपको सब क्लियर होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए बी, इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो उसके बीच में दो तरीके के होते हैं, इसमें नॉन आइडियल सोल्यूशन में, नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो तरीके का होता है। एक तो ये होता है कि पॉजिटिव डेविएशन, एक आपका होता है पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन, दूसरा होता है आपका निगेटिव। दो तरीके के डेविएशन होते हैं राउल्स लॉ से। पहला होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा बी जीरो हो, वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, वो जो मॉलिक्यूल बनता है ए और बी से मिलकर बनता है, वो बॉन्ड वीकर होगा किसके, इंडिविजुअल इनके मॉलिक्यूल से, ए और बी से। अगर हमने कोई बॉन्ड बनाया, सपोज हमने ले लिया कोई H2O ले लिया या मिथनॉल ले लिया, अगर इनके बीच में इंडिविजुअल जो था ए बॉन्ड बन रहा था, अब हमने H2O मिथनॉल या H2O इथनॉल से मिलकर हमने एक बॉन्ड बनाया, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट से। तो इसमें क्या होता है, जब वीकर हो जाता है, तो बॉन्ड अगर कोई वीक है, तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो जल्दी वेपर्स बन जाएंगी, तो जल्दी वेपर्स बन जाएंगी तो ज्यादा वेपर्स बनेंगी। अब तो इसीलिए देखिए ग्राफ को कैसे जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, ये देखिए इसके कैसे जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, सेम ग्राफ में ऊपर से जा रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव डिविजन बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, आप इन एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। निगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि डेल्टा जीरो, डेल्टा बी जीरो। अब इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट के, उनका जब बॉन्ड बनता है, मिक्स करते हैं, तो उनका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट से। तो जब इनका बॉन्ड, इस ये इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड जो होता है, फोर्स होता है, जब ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो अब अगर उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम इसको सोल्यूशन को हीट करेंगे, तो उसकी वेपर जो प्रेशर होगा क्या होगा, डाउन हो जाएगा। हीट कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। हमें ज्यादा टेम्परेचर, उतना ही वेपर प्रेशर लाने के लिए हमें टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए ये ग्राफ कैसा आता है, निगेटिव साइड में आता है। ये देखिए निगेटिव साइड में आ गया, ये देखिए निगेटिव साइड में आ गया, ये निगेटिव साइड में आ गया। तो ग्राफ किसके बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो जहां कभी भी आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि एसिड, जहां भी एसिड आ जाए कहीं पे भी, अगर वाटर के साथ, और HCl है, वाटर HNO3 है, या इस तरह का दे दिया जाए, तो आप समझ जाइएगा वहां पे हमेशा निगेटिव डेविएशन है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। एजियोट्रोप्स, अब एक एजियोट्रोप्स होता है, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर भी कहते हैं। आपके इसमें एनसीईआरटी में चूंकि ग्राफ नहीं दिया है, और बाकी हायर एजुकेशन वगैरह में ग्राफ दिया होता है, बेसिकली मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि अगर कोई ग्राफ आपका ऐसे बन रहा है, और ये सॉलिड लिक्विड और ये ऐसे बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट होती है, ये वेपर होती है, ये लिक्विड होती है, ये वेपर होती है, तो टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे टेम्परेचर निगेटिव में ये, और पॉजिटिव में जस्ट उल्टा हो जाता है, ये ऐसे ऐसे बन जाते हैं, तो इनके टेम्परेचर यहाँ पे सेम आते हैं, मतलब लिक्विड और वेपर में ऐसे बनता है इनको। मतलब लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में अगर टेम्परेचर इस पॉइंट पे सेम हो, ये टेम्परेचर सेम हो ग्राफ में, तो ये क्या कहते हैं, एजियोट्रोप कहलाते हैं। तो इसीलिए इसको डेफिनेशन में दिया गया है कि लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल्स ओवर, मतलब डिस्टिल होता है विदाउट चेंज इन द कंपोजिशन, आर कॉल्ड एजियोट्रोप ओरिजिनल मिक्सचर। मतलब इसका क्या हुआ, एक्चुअल मतलब ये हुआ, इट मींस दैट कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज मैचेस मतलब इज इक्वल टू द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड फेज, मतलब लिक्विड और वेपर फेज का टेम्परेचर सेम होता है। अब इसको, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मिनिमम क्या होता है, सेम वही चीज है, मिनिमम होगा, नॉन आइडियल है, सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, मिनिमम है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बॉन्ड वीकर है, तो उसमें टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, तो वेपर प्रेशर जल्दी बन जाएंगी। और राउल्स लॉ होता है एज स्पेसिफिक कंपोजिशन,
तो अब लोअर बॉइलिंग पॉइंट देता है आइदर। अब इसमें क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे कम होता है। अब एग्जाम्पल इसका क्या है, वाटर में मीन सेम वही पॉजिटिव डिविजन और नेगेटिव डिविजन वाला फॉर्मूला है, मतलब जो इसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं वही है। अब दूसरा एजियोट्रोप्स क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या हुआ कि नॉन आइडियल सोल्यूशन हुआ। अब ये निगेटिव डिविजन दिखा है, निगेटिव डिविजन क्या दिखा रहा है, बॉन्ड क्या है इसमें स्ट्रॉन्गर बना, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना तो आपने टेम्परेचर दिया तो वेपर प्रेशर इसकी जल्दी नहीं बनेंगी, तो ये क्या दिखाएंगे, निगेटिव डिविजन दिखाएंगे। अब इसमें टेम्परेचर जो देना पड़ता है वो ज्यादा देना पड़ेगा, तो ज्यादा टेम्परेचर देंगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो कंपोनेंट्स के, तो इसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है, इससे जो इनका मिक्स होकर टेम्परेचर बनता है वो ज्यादा होता है, इंडिविजुअल से ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए इसको निगेटिव टेम्परेचर, निगेटिव राउल्स लॉ कहते हैं। और टेम्परेचर इसका हाई होता है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने चार आपको बताई थी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक आपको बताया था, दूसरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बताया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग और ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट था, और चौथा था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हमने पाई से बताया था। तो चार प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पढ़ी हुई है, ये सिंपल वही चीजें, सिर्फ डिफरेंसेस लिखी हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर दिया हुआ है, पहले प्योर स्टेट में है, फिर आपको ये बड़ा कर देता हूँ मैं, देखिए ये प्योर स्टेट में होता है, ये टेम्परेचर आपने बढ़ाया, पहले ग्राफ ऐसे गया फिर दूसरा ऐसे गया, ये प्योर सॉल्वेंट था, इसमें कुछ मिक्स करा सोल्यूशन हुआ, टेम्परेचर ये डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी जब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और इसका फॉर्मूला आपको बताया था कि केबी इंटू एम होता है, एम यहाँ पे मोलरिटी होती है, और टीबी आपका सोल्यूशन का होता है, नॉट जब लग जाता है तो ये मतलब प्योर स्टेट होता है। ये ग्राफ होता है इसका। सिमिलरली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि आपका ग्राफ ऐसे होता है कि आपका ये प्योर लिक्विड सॉल्वेंट हुआ, अब ये नीचे आ रहा है टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे, और ये सोल्यूशन का आ रहा है, तो ये टेम्परेचर कोई टेम्परेचर था, ये और कम की तरफ जा रहा है, ये टेम्परेचर ग्राफ ऐसे था लेकिन ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये और निगेटिव साइड में आएगा, कम होता जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा, ये फ्रोजन हो जाएगा। तो ये आपका सेम वही होता है। अब इसमें फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करते क्योंकि इसमें क्या आता है, प्योर स्टेट माइनस फाइनल करते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये ज्यादा है, ये कम हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ द सोल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट, इसका टेम्परेचर ये था, और सोल्यूशन है, इसका टेम्परेचर ये है, तो इससे माइनस ये इसमें क्या है, तो ये मोलरिटी होती है, ये कांस्टेंट होता है, ये होता है, ये आपका डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी का, ऑस्मोसिस आता है। ऑस्मोसिस क्या होता है कि द प्रोसेस, बेसिकली इसमें डेफिनेशन लिखी है, ये आप पूरी डेफिनेशन देखिए, लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, सिंपल मैं बता देता हूँ कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूशन होता है, सॉल्वेंट जो होता है ये डाइल्यूट होता है, और ये सोल्यूशन जो होता है ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ जो उसका जिसका फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए द प्रोसेस इन विच देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन बाय ए सेमी परमिएबल पे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई फिल्ट्रेशन के लिए, जिसमें कि उसमें गंदगी सॉलिड अंदर ना पास ना हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब उसका डिफिनेशन आती है ऑस्मोटिक, बेसिकली ऑस्मोसिस आपको पता होना चाहिए। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है कि डिफाइंड एज द एक्सटर्नल प्रेशर विच, मतलब प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कराया जाता है टू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ द ऑस्मोसिस टू द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इनटू द सॉल्यूशन। बेसिकली क्या कह रहा है ये कि अब हम यहाँ पे, ये आपका सॉल्यूशन था, फ्लो किधर हो रहा था आपका, ऐसे हो रहा था, ये इस डायरेक्शन में हो रहा था, डाइल्यूट टू आपका कंसंट्रेटेड, मतलब प्योर टू सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट प्योर से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा था। अब कह रहा है मैं इधर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी तक प्रेशर था, यहाँ पे कोई ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये मैं एक्स्ट्रा लगा दूं तो ये जो इधर से सॉल्यूशन आ रहा था अब आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अब रुक जाएगा जाके यहाँ पे, तो उसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर may be defined as the external pressure which should be applied to the solution
सॉल्यूशन साइड में लगाया था इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द ऑस्मोसिस, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉल्वेंट इधर नहीं जाएगा, अगर हमने प्रेशर इधर लगा दिया तो इधर रुक जाएगा, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब आपने एक डिफिनेशन और पढ़ी होगी, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको कि घरों में हम लोग पानी पीने के लिए फिल्ट्रेशन के लिए लगाते हैं, प्योर वाटर के लिए, आरओ जिसको बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है, सेम वही प्रोसेस है कि आपका रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कहलाता है, कि ऑस्मोसिस जो हो रहा था, मतलब फ्लो ऑफ आपका कहाँ से होता है, प्योर सॉल्वेंट से किधर हो रहा था, सॉल्यूशन की तरफ हो रहा था, या मैं कह दूं डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ हो रहा था। तो अब हमने इधर सॉल्यूशन की तरफ हाई प्रेशर लगा दिया, तो ये प्रेशर लगाने से जो ये सॉल्यूशन इधर आ रहा था वो नहीं जाएगा, और इधर से अपोजिट प्रेशर रोक देगा उसको। तो वही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है। और ये रिवर्स ऑस्मोसिस डिफिनेशन लिखी है, आप देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कहाँ होता है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब सी वाटर में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा नमक होता है, आप पानी पी नहीं सकते हैं, बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है इसको करने के लिए, लेकिन इसको वही सेम आपका रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस लगता है। क्या लगता है इसमें, कि हाई कंसंट्रेशन टू लो, मतलब ये आपका सोल्यूशन था, यहाँ पे प्रेशर आपने लगाया, यहाँ पे प्रेशर लगाया, प्रेशर लगने से क्या हुआ, ये आपका प्रेशर लगने से फ्रेश वाटर इधर आ गया, और इधर मतलब सोल्यूशन से सॉल्वेंट। नॉर्मली ऑस्मोसिस क्या होता है, नॉर्मली ऑस्मोसिस में आपका प्योर से आपका सोल्यूशन की तरफ जाता है, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, लेकिन जब आपने प्रेशर इधर लगा दिया, इसमें प्रेशर लगा दिया, तो ये सलाइन वाटर था, इसमें से पानी, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इससे फिल्टर हो रहा है, इसमें से फ्रेश वाटर आया जो कि आपने बाहर ले लिया, इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हमारे यहाँ देखा होगा आरओ मशीन लगी होती है। ऑस्मोटिक में दो तीन डिफिनेशंस आपकी थी, वो बता दी, प्रेशर डिफिनेशन लिखी हुई है, इसमें एक मीनिंग आती है, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा था, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पूछता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ, कि हाइपरटोनिक मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन जिसका हायर होता है देन दी सॉल्यूशन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो होगी। हाइपोटोनिक क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा जो मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन जिसमें क्या होगा, लोअर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको सिंपली ये ध्यान रखना है। और क्वेश्चन एक आता है इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस पे पूछे जाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बताया था ना, पाई इक्वल टू सी आर टी, सी यहाँ पे क्या है मोलरिटी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो अगर ये मैं बोलूं सेम हो गया, पाई वन इक्वल टू पाई टू हो गया, तो आर सेम है, गैस है, टेम्परेचर सेम है, तो इस किसके बराबर हो जाएगा, सी वन इक्वल टू सी टू, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लीटर दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट या मोल्स पूछ सकते हैं। तो two solution are called isotonic solution exert the same osmotic pressure at a given temperature, they have same molar concentration, जो भी आपको हमने बताया, मोलर कंसंट्रेशन सेम हो गया। और जब भी मोलर कंसंट्रेशन की बात आती है, मोलर कंसंट्रेशन होता है तो क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर क्या होता है, एन अपॉन एल हो गया, मोल अपॉन लीटर वॉल्यूम। वांट ऑफ फैक्टर, बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर को बताया था, आई से डिनोट करते हैं, इट इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एबनॉर्मल। बेसिकली दो तरह की प्रॉपर्टी थी, एक नॉर्मल थी और एक एबनॉर्मल। तो यहाँ पे एबनॉर्मल क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि आई ग्रेटर देन वन हो जाता है, या आई ग्रेटर देन लेस देन वन हो जाता है, या ग्रेटर देन वन होता है, और वहां पे आई बराबर क्या था, वन था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जो कि वो क्या थी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और क्वांटा फैक्टर कहाँ यूज होता है, जहां मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं या डिसोसिएट होते हैं, वहां पे आई को यूज करते हैं, आई ग्रेटर देन या तो वन होता है, या आई लेस देन वन हो जाता है। आई क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग, दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हुआ तो सीधे मॉलिक्यूल में क्या होता है, वैल्यू रखते हैं, ये एसोसिएट हो रहा है वन अपॉन फाइनल अपॉन इनिशियल, मतलब आपका रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट वन अपॉन टू फाइनल अपॉन इनिशियल, मतलब नंबर पार्टिकल्स डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन इनिशियल, इनिशियल ये था, फाइनल ये था, वन अपॉन टू। तो ये एसोसिएशन, जब भी आई की वैल्यू लेस देन वन होगी तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, एसोसिएशन कहलाएगा। डिसोसिएशन, अगर कोई भी K2SO4 है, डिसोसिएट हो, देखिए टू प्लस वन किसमें हो गया, तीन, दो ये है और एक ये, तीन, तीन मिलके हो गया, तो आफ्टर ये तीन। ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कैसे होते हैं, पानी में घोलने पे पूरा टूट जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसलिए इनको कह रहे हैं
ये होता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी? सिंपल 1 होती है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है अभी जो बताया ऊपर हमने, देख लीजिए, अगर वीक होंगे तो वहां पे अल्फा 1 नहीं होगी, अल्फा 0 टू 1 होती है, लेस देन 1, मतलब अल्फा लेस देन 1 होती है। ये आपका भी इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह चैप्टर में होगा। अब उसमें फॉर्मूला ये याद कर लीजिएगा, ये आप लर्न कर लीजिएगा फॉर्मूला। ये डिराइव भी होता है लेकिन अभी जरूरत नहीं है। आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा होता है, आई इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन एसोसिएशन के लिए होता है। ये देखिए, ये है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डायरेक्ट सीधे फाइनल अपॉन इनिशियल। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो देखिए आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1, एन कितने हो गए 4, यहाँ पे 1 है, 4 माइनस 1 अल्फा, तो आई बराबर 1 प्लस 3 अल्फा हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। सो बच्चों, अब आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ हमारे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे फॉर्मूलाज और कुछ डेफिनेशंस, वो हमारी अब यहाँ पे खत्म हो गई। हमने जितना हो सकता था आपको पूरा बताया है अपनी तरफ से। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चंस आपको लिखे होंगे लेकिन सॉल्यूशन आपके सामने सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आपको बताएंगे, आपको अप्रोच बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। उनमें कई लेवल्स होंगे, पहले स्टार्ट शुरू इजी से करेंगे, फिर आपको टफ करते जाएंगे। उसमें आपको मैं मिक्स पहले क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर आपको सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन करवाऊंगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चंस करवाऊंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन करवाऊंगा, और लास्ट में अगर आप लोग की डिमांड होती है, अगर आपके कमेंट्स आते हैं और, तो फिर मैं जेई मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। तो बच्चों, आप अगले वीडियो में क्वेश्चन करना सॉल्व करना सीखेंगे और जो फॉर्मूले नोट्स दिए हैं उस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको फॉर्मूला बताएंगे कहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।